हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्मे एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम आपके सामने दंगल सीरीज़ का पार्ट 19 का वीडियो लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 18 तक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को विज़िट नहीं किए हैं तो जाके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। और हाँ फ्रेंड, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम एलपी ग्रुप डी जेईई आरपीएफ एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। उन सभी के सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं और इस सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2020 में जो होने वाले हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, क्योंकि एनटीपीसी में आपको पता है 40 नंबर का वेटेज है जीके जीएस का और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और रेलवे का एक पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता ही है। इसलिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है दंगल सीरीज़, इसको आप रेगुलर बेसिस पे देखिए। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है, 20 मिनट तक की वीडियो रहती है इसमें, और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बनाई जा रही है। इसमें एक्सप्लेनेशन कम रहता है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ टाइप की सीरीज़ चलती है। ओके फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में इसे शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द ग्रैंड क्रोइक्स कमांडर इन नेशनल मेरिट ऑर्डर, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ आइवरी कोस्ट अफ्रीका, वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड ऑन विच इंडियन। नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला मनमोहन सिंह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा गोपाल कृष्ण गांधी, चौथा प्रणब मुखर्जी। तो ये जो अवार्ड है फ्रेंड, द ग्रैंड क्रुक्स कमांडर इन नेशनल मेरिट ऑर्डर, यह राष्ट्रपति को मिला है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड, ये आईएमपी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि द ग्रैंड क्रुक्स कमांडर इन नेशनल मेरिट ऑर्डर किसे दिया गया था, तो प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following physical quantity changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body in a straight line? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या अकस्मान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है मास, दूसरा है फोर्स, तीसरा इनर्शिया, चौथा मोमेंटम। तो आपको पता है कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो रहती है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज होता है, उसका मोशन या यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो रहा है, तो किस कारण से होता है, तो फोर्स। जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल नहीं करेगी। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 फोर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी फिजिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको बताना है इसमें से कौन उभयलिंगी है। पहला तरबूज है, दूसरा कुकम्बर है, तीसरा मस्टर्ड है, चौथा पपाया है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है, एक उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये आपको याद रखना है कि मस्टर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन मस्टर्ड, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इससे आपको क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। इससे कि ये एग्जांपल आ गया, इसमें मस्टर्ड है, इसमें रोज़ है, इसमें लिली है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आप इसके सारे एग्जांपल याद करके जाइएगा। इसमें मस्टर्ड इसका सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाउंड इन ब्लड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको बताना है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए कौन सा जो जिम्मेदार कौन होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है।
चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा डब्ल्यूबीसी, चौथा प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीसी। आरबीसी जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो आरबीसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेल नो अदर वर्ल्ड, पब्लिश इन 2017? 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है और रेलवे का फेवरेट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। इससे ये पुराने बुक्स एंड ऑथर भी पूछ लेते हैं फ्रेंड, इसलिए आप ये मत देखिए कि 2017 का है कि 16 का है। पुराने बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो 2017 का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला मिस त्रिपाठी, दूसरा राहुल मेहता, तीसरा निधि चनानी, चौथा चेतन भगत। तो नो अदर वर्ल्ड के लेखक हैं राहुल मेहता। राहुल मेहता इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है डिस्टिलेशन, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, चौथा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूट्रलाइजेशन। ओके फ्रेंड, और ये आईएमपी है और ये रिपीट हो सकता है, इसके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट ट्राइप्लोब्लास्टिक? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, पहला है जेलीफिश, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है प्लेनेरिया, चौथा है एस्कैरिस। तो आपको पता है हमने प्रीवियस सेट हमने किया था पार्ट 18, उसमें हमने एस्कैरिस को क्या बोला था मैंने, एस्कैरिस क्या है, एक तरह से फंगी है, और ये क्या बोलते हैं इसको, मशरूम, एक मशरूम का टाइप है एस्कैरिकस। ओके फ्रेंड, लेकिन हमको बताना है इसमें से ट्राइप्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है। तो ट्राइप्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जेलीफिश। जेलीफिश क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये डाइप्लोब्लास्टिक है। ओके फ्रेंड, तो जितने ज़्यादातर जो समुद्र में पाए जाते हैं जैसे जेलीफिश हो गया, कोरल रीफ हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, वो डाइप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। और जो अर्थवर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्कैरिस हो गया, ये क्या हो जाते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल याद करके जाइएगा कि ट्राइप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं और डाइप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो जेलीफिश क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला यूटेरस, दूसरा कर्विक्स, तीसरा फैलोपियन ट्यूब, चौथा यूरेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूटेरस। यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप होता है, गर्भाशय में एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the earliest explorer who visit India was Megasthenes. Which country did he hail from? मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला यूनान, दूसरा स्पेन, तीसरा मिस्र, चौथा इटली। तो आपको पता है मेगास्थनीज कहाँ से था, ग्रीस। ग्रीस मतलब यूनान। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इसकी एक बुक भी है, उस बुक का नाम है इंडिका। ये भी आप याद रखिए, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है इंडिका। और ये किसके दरबार किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आया था। ओके फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। ओके, और ये कौन से देश से बिलोंग करता था? ग्रीस, यूनान। और इसकी एक बुक भी थी, उस बुक का नाम था इंडिका। तो तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एमपी हैं और ये क्वेश्चन
एक बार नहीं, लगभग बहुत बार हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द सिंबल आर इन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड फॉर? बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताना है बिजली का प्रतीक आर जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा है रेयर फ्रैक्शन, तीसरा है रेजोनेंस, चौथा है रिफ्रैक्शन। तो बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आ गया एक, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो आपको बताना है वर्क डन कितना किया गया है। तो कितना वर्क डन किया गया है, बहुत ही सिंपल है, 5 वोल्ट उसके बीच में विभवांतर है, 2 कूलम चार्ज पास हो रही है। तो सीधा इसमें हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वर्क डन हो जाएगा, 5 × 2। ओके फ्रेंड, 2 कूलम को ले जाने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है, 5 वोल्ट लग रही है 2 कूलम को ट्रैवल करने में। 5 × 2 10, तो कितना आ जाएगा 10 जूल। 10 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 10 जूल इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम द लोक जनशक्ति पार्टी बिलोंग टू पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला रामविलास पासवान, दूसरा राधा मोहन सिंह, तीसरा रविशंकर प्रसाद, चौथा जेपी नड्डा। तो आपको पता है अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी का भी निधन हो गया है और वो एक ऐसे नेता थे जो लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रामविलास पासवान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट दैट आर इनर्ट गैस? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ग्रुप 17, दूसरा ग्रुप 15, तीसरा ग्रुप 18, चौथा है ग्रुप 16। तो आपको बताना है इनर्ट गैस कौन से ग्रुप में होते हैं। इनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम नोबल गैस भी होता है। तो ये होते हैं लास्ट ग्रुप, सबसे लास्ट ग्रुप हमारे पीरियोडिक टेबल में, और वो होता है ग्रुप 18। क्या होता है? ग्रुप 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रुप 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अब याद रखिएगा कि इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, अल्कली किसको बोलते हैं, मेटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नॉन मेटल कहाँ से होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में से पीरियोडिक टेबल ही करके गए, अच्छे से करके गए, तो आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में बन जाएंगे। ओके फ्रेंड, तब पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला है पानी में सांद्र अम्ल, दूसरा है फर्स्ट वाटर इनटू एसिड, देन मोर एसिड इनटू वाटर, तीसरा है वाटर इनटू कंसनट्रेटेड एसिड, चौथा वाटर इनटू डाइल्यूट एसिड। तो पता है आपको कंसनट्रेटेड एसिड है, अगर हमको उसको डाइल्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें हम पानी ऐड करेंगे और वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 3rd ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिर्फ हम उसमें वाटर डालेंगे और वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। आप इसको याद कर इसके ज़रूर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतकरण होता है। इथेनॉल इज़ डीनेचर्ड टू डैश। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मेक इट अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मेक इट सूटेबल एज एन एंटीसेप्टिक, तीसरा इंक्रीज इट स्टेबिलिटी, मेक इट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो फ्रेंड, जब हम इथेनॉल को डीनेचर्ड कर देते हैं
तो वो अनसूटेबल हो जाता है पीने के लिए। ओके फ्रेंड, इथेनॉल आपको सबको पता ही है इथेनॉल का मतलब क्या होता है ना। तो अगर हम उसको डीनेचर कर देंगे तो फिर उसको आप नहीं पी सकते। ओके फ्रेंड, इसका सीधा सा है डीनेचर कर देंगे तो हम इथेनॉल को नहीं पी सकते, नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। IMP क्वेश्चन है, इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle experiences constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travel a distance x1 in the first 10 seconds and a distance x2 in the remaining 10 seconds, then which of the following is true? एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है फ्रेंड। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमको क्या दिया गया है कि x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है पहले 10 सेकंड में। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता ही होगा, S = UT + ½ AT²। आप सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, S = UT + ½ AT²। हमने इसमें SC क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया है और S का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो हम ट्रैवल किए हैं। ओके फ्रेंड, तो S के जगह हम अगर इसमें x1 रख देंगे, इसमें हमें x1 दिया गया है, x1 रख दिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। हमने स्टार्ट किया है वो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। ओके फ्रेंड, प्लस ½ 1/2। A की वैल्यू तो हमको दी नहीं गई है और हम कितना लेंगे, t को हम लेंगे 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, तो 10 × 10 करेंगे, 2 बार करेंगे 10 × 10, तो कितना आ जाएगा, 2 5 50A। तो कितना आ जाएगा, x1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 50A। तो ये हमारा आ गया x1 का वैल्यू। ओके फ्रेंड, 50A। आप इसको याद रखिएगा कि हमारे x1 का वैल्यू क्या आया है, 50A। तो अब अगला देखते हैं, अगला स्टेप इसमें क्या होगा। अगला स्टेप होगा, अब हम 50 आ गया हमारा x1 का वैल्यू। ओके, अब ये क्या किया, 10 सेकंड का कुछ ट्रैवल कर लिया, कुछ स्पीड अपना मेंटेन कर लिया है। तो अब हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, V = U + AT। ओके फ्रेंड, तो हमारा तो पता ही है इनिशियल तो 0 ही है, तो इसको तो 0 लेंगे, प्लस A हम लेंगे यहाँ पे, और T हमारा कितना था, 10 सेकंड, 10 सेकंड तक चला तो 10। तो V कितना आ जाएगा, V आ गया हमारा 10A। V हमारा कितना आ गया, 10A। ओके फ्रेंड, इस स्पीड से अब ये कार ट्रैवल कर रही है, 10 सेकंड में इतना स्पीड ये गेन कर ली। अब फिर से हम वापस उसी फॉर्मूले में आएंगे, क्योंकि अब वो x2 डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। अब उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, x2 डिस्टेंस। तो अब x2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, x2 = फिर वही है ना, UT + ½ AT², फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओके फ्रेंड, लेकिन अब इसमें हमारा U का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने स्पीड गेन कर ली है। अब वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसने स्पीड गेन कर ली है। कितना आया था हमारा U का वैल्यू, हमारे U का वैल्यू आया था 10A। ओके फ्रेंड, T हमारा कितना दिया है, 10। अगले 10 सेकंड के लिए बोला है, T को 10 लेंगे, प्लस ½ AT²। फिर लेंगे, हमारा 10 ही दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं 50A। ओके फ्रेंड, 50A लिख सकते हैं। तो 10A × 10 100A + 50A 150A। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 आ गया हमारा 150A। ओके फ्रेंड, x2 आ गया हमारा 150A। तो अब क्या होगा, अब हमारा x1 आ गया था 50A। ओके, हमारा x2 आ गया था 150A। ओके, तो अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल लूँ, x1/50, और यहाँ पे रख दूँ कोई एक इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट वाले से अगर मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1/50 आ जाएगी। और A की वैल्यू सेकंड वाले में रख देता हूँ, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा x2 = 150। ओके, अब A कितना था, A आ गया था मेरा, इंटू मल्टीप्लाई करूँगा ये x1/50।
तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो x2 इक्वल टू 3x1। ओके फ्रेंड, तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, x2 इक्वल टू 3x1, ये हमारा आंसर आ गया है। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल था फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या क्या किया है। एक बेसिक ऊपर का आपको आइडिया मिल गया होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, x2 इक्वल टू 3x1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 20 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रजिस्टेंस हैं 20 ओम के और दोनों केस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन एक कनेक्ट है 10 ओम के रजिस्टर से, सीरीज़ में है। इक्विवेलेंट बोला है कितना होगा। तो फ्रेंड आपको पता है जब 2 आइडेंटिकल रजिस्टर 20-20 ओम के पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 ओम। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको। तो पहले 20-20 ओम लगे हुए हैं, ऐसे एक फिगर बना लेते हैं। ऐसे 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर ये तीसरे से कनेक्ट हैं। तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। और 10 + 10 सीरीज़ में ऐड होगा, 10 + 10 20। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 20 ओम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 ओम। ओके फ्रेंड, अब देख रहे हैं बेसिक न्यूमेरिकल आ रहा है। बीच में एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया था, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपसे आराम से वो बन जाएगा। ओके फ्रेंड, ज़्यादा अलग न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल ही रेलवे वाला पूछता है। तो 20 ओम इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सिल्वर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लेड, चौथा जिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर, चांदी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका 3 मेटल हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका सही आंसर तो चांदी है। तो गोल्ड, आप इसको याद रखिएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम भी हो गया। ये ऐसे मेटल है जो कि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आप इसको याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम यूनिट एज एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपको बताना है किसकी एनर्जी ऊर्जा के समान होती है। ओके फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा पावर, तीसरा डेंसिटी, चौथा वर्क। तो आप देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इजी भी है। तो आप इसको गलत तो कर नहीं सकते। अगर आप इस क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे तो आपका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन में। ओके फ्रेंड, तो एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है यूनिट, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो एनर्जी और वर्क सेम हो गए। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वर्क का जूल होता है यूनिट, एनर्जी का भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इमेज इज फॉर्म। अगर हम वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। पहला ऑप्शन है पॉइंट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, दूसरा है फोकस पे बनेगा, तीसरा है पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड कि क्या होता है, जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं फ्रेंड आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप मिरर से रिलेटेड जितने भी होते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहला होता है इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उसके जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं दोनों मिरर के, कॉनकेव कॉन्वेक्स के, आप उसको पूरा याद करके अच्छे से जाइएगा और उसका लेंस फार्मूला भी याद करके जाइएगा, उससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote the book An Era of Darkness which extensively narrate the grim reality of
कॉलोनियल इंडियन। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला चेतन भगत, दूसरा शशि थरूर, तीसरा सलमान रशीद, चौथा वीएस नायपॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन शशि थरूर। शशि थरूर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा कौन सा सही होगा, है ना, कौन सा एटॉमिक पेयर सही होगा, एटॉमिक नंबर पेयर इंक्रीजिंग में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है NaNe, दूसरा HEH, तीसरा CaCl, चौथा है Bb। तो पहला ऑप्शन क्या है, सोडियम और नियॉन। तो आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद होना चाहिए, लगभग 30 तक तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वरना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो दूसरा है हीलियम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हीलियम होता है, ये लेफ्ट से राइट बोला है। ठीक है, तीसरा है कैल्शियम क्लोरीन, तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं है। दूसरा है बेरिलियम बोरोन, तो ये होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, लेफ्ट से राइट। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेरिलियम बोरोन। तो आप 30 तक का याद करके जाइएगा, आपका पीरियोडिक टेबल 30 तक का जो भी एलिमेंट है आप उसको अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द एनर्जी रिलीज एट द टाइम ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला केमिकल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा थर्मल एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपको पता है एक ही एनर्जी काम आता है डाइजेशन में, और वो कौन सा, केमिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्बा इन केरला इज फेमस बिकॉज, केरल में तुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि इट इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इट हैज़ एन आयुर्वेदिक सेंटर, इट हैज़ सेवरल टी गार्डन, इट हैज़ बैक वाटर एंड लगून। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। केरला में जो तुम्बा है वो क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पे आ जाएगा ये, इट इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा केरल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट, नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 16 ग्राम ऑफ सल्फर के। तो इसका एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल। अगर आपको मोल निकालने बोला है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल निकलेगा गिवन मास जो आपको दिया गया है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास। ओके फ्रेंड, मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो कितना गिवन है, गिवन तो आपको 16 ग्राम है, कितना दिया गया है 16 ग्राम का निकालना है, और एक्चुअल में होता है कितना एटॉमिक मास 32। तो 16 दूनी 32, 1/2 आ गया, 1/2 मतलब 0.5। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया आपको 0.5 मोल ऑफ सल्फर। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला लगा है, मोल का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास। हमने वैल्यू रखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिक न्यूमेरिकल रेलवे पूछता है, आप बेसिक फॉर्मूला याद करके जाइए, आपसे सब न्यूमेरिकल लगभग 80% न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। पानी के 1 मोल में कितना अणु मौजूद है। तो आपको पता है 1 मोल किसी भी वस्तु का, उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 7.02 × 10⁻23, दूसरा 6.02 10⁻26, तीसरा 8.02 10⁻22, चौथा 6.02 × 10⁻23। तो आपको पता है 1 मोल में कितना होता है 6.02 × 10⁻23, और इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 6.02 × 10⁻23। ओके फ्रेंड, इसको आप याद करके जाइएगा, 1 मोल ऑफ वाटर 6.02 × 10⁻23, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड आज हमने 26 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, 26 क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। और आप न्यूमेरिकल का लेवल इसमें देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल एक अच्छे लेवल का इसमें पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल के, बेसिक न्यूमेरिकल आ रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि
रेलवे न्यूमेरिकल 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछता है और बेसिक न्यूमेरिकल पूछता है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, रजिस्टर से रिलेटेड, सीरीज पैरेलल वाला न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कभी आपको चार्ज दे देगा, वोल्टेज दे देगा, उससे न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किया है। कभी आपको मोल से रिलेटेड पूछ लेगा, कभी मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा। तो आप बेसिक फार्मूला याद करिए, बेसिक ही इसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड, मैंने एक और वीडियो में बोला था कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम बन रहे हैं। करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप अपना ज़्यादा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रखिएगा और करंट अफेयर में भी रखिएगा फ्रेंड। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रेलवे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, तो आज हम यहीं अपना वीडियो एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।